Hello and good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel कृष्णा एडुचो। आज हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे जो भूगोल का एक टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग वायु विज्ञान, कहने का मतलब एरोलॉजी कहते हैं, और निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब चलिए इनके और भी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। ये सारे के सारे गैस पाए जाते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का इस प्रकार का मिश्रण पाया जाता है। जैसे में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बोलें तो नाइट्रोजन 78.07% है, ऑक्सीजन 20.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93% है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आइए वायुमंडलों में पाए जाने वाले विभिन्न गैस, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजन गैस ही है। ये सबसे ज़्यादा रहता है। नाइट्रोजन के कारण ही वायु दाब, पवन की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास हमें होता है। इस गैस की कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों को वैसे भी ऑलरेडी मालूम है कि गैस का कोई रंग नहीं होता है, हवा का कोई रंग नहीं होता है, और ना ही गंध और ना ही स्वाद होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाता है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता। यह गैस लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग होता है। अब हम नेक्स्ट गैस जो है ऑक्सीजन, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। ऑक्सीजन जो है यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। कहने का मतलब कि और भी गैस इसमें मिल जाते हैं और ये जलने के मदद करता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। यह गैस वायुमंडल में लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे नीचे परत में मिलता है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह गैस जो है वह सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारंगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधे घर, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं, पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और यह वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखने में मदद भी करती है। और चौथा है ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति निम्न मात्रा में मिलता है। यह सूर्य के आने वाले जितने भी परावैंगनी विकिरण हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है, और यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होती है। एक फैक्ट और है कि वायुमंडल में जो ओजोन गैस है
उसकी मात्रा में अगर कमी हो जाए तो सूर्य की जो भी परावैंगनिक किरण है वो अत्यधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी तक पहुंच सकती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कैंसर जैसे भयानक बीमारियां भी फैल सकती हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं और हमारा जो आकाश है वो नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यास्त के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है और इस प्रकार से एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म हो पाता है और ना ही अत्यधिक ठंड हो सकती है। तो जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्तरदायित्व कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है।